हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश तो होंगे। यार मेरा नाम वजाद है। आज का जी। वीडियो बहुत ही बड़ा और ख़तरनाक और खुफिया निकल कर आ रहा है क्योंकि भारत ने खुफिया रिपोर्ट जारी कर दी कि हमने पाकिस्तान के उड़ाए हैं अनगिनत फाइटर जेट। ना करो यार, कौन सी ये तो रिपोर्ट ये आ इधर गई है हमारे भाई? पास तो ऐसी नहीं खबर। भाई पता नहीं भारत से कौन सी ऐसी खुफिया खबर आई है। चलो चलो वॉच करेंगे। ये तो देखेंगे तभी पता लगेगा आखिर इसमें कितनी सच्चाई है। तो वॉच करते हैं भाई साहब, कोड ऑन करते हैं, स्टार्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी अपडेट के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं जो शायद 21वीं सदी के युद्ध इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे रोमांचक घटना साबित होने वाली है। आप सबने सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में सुना होगा, आपने बालाकोट एयर स्ट्राइक के धमाकों की गूंज सुनी होगी, लेकिन आज मैं आपको जिस ऑपरेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ, यकीन मानिए वो इन सब से कहीं ज्यादा खतरनाक, कहीं ज्यादा शांत और कहीं ज्यादा विनाशकारी था। यह एक ऐसा मिशन था जिसने बिना एक भी गोली चलाए, बिना कोई शोर मचाए दुश्मन की पूरी वायुसेना को घुटनों पर ला दिया। अभी हाल ही में इंटरनेट पर कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल हुई हैं जिन्होंने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों के होश उड़ा दिए हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि यह तस्वीरें किसी जासूसी एजेंसी ने नहीं बल्कि एप्पल मैप्स ने जारी की हैं। इन तस्वीरों ने पाकिस्तान की वायुसेना की उस सबसे बड़ी और शर्मनाक हार का सबूत दुनिया के सामने रख दिया है, जिसे पाकिस्तान पिछले कई महीनों से दुनिया से छिपाने की कोशिश कर रहा था। सामने आ रही जानकारी के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के एक प्रमुख एयरबेस पर एक ऐसा गुप्त हमला किया था जिसकी भनक किसी को नहीं लगी और रातों रात पाकिस्तान के सबसे एडवांस फाइटर जेट्स का पूरा स्क्वाड्रन कबाड़ में बदल गया। आखिर भारत ने यह नामुमकिन काम कैसे किया? वो कौन सी अदृश्य तकनीक थी जिसने पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित एयरबेस को एक ही रात में श्मशान बना दिया? आज हम इसी ऑपरेशन की पूरी कहानी को डिकोड करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपको भी अपनी सेना के इस अद्भुत पराक्रम पर गर्व है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है जनवरी 2026 में, जब एप्पल मैप्स ने अपनी सैटेलाइट इमेजरी को अपडेट किया। आमतौर पर दुनिया भर के लोग और डिफेंस एक्सपर्ट्स गूगल मैप्स या एप्पल मैप्स का इस्तेमाल नई जगहों को देखने के लिए करते हैं, लेकिन जब रक्षा विशेषज्ञों की नजर पाकिस्तान के जैकोबाबाद स्थित शाहबाज एयरबेस पर पड़ी तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। इन हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरों में कुछ ऐसा दिखाई दिया जो सामान्य आंखों को तो शायद समझ में ना आए, लेकिन एक रणनीतिकार के लिए वो किसी कयामत से कम नहीं था। तस्वीरों में साफ दिख रहा था कि एयरबेस की एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण इमारत की छत में एक बड़ा सा छेद है। पहली नजर में यह कोई मामूली सा नुकसान लग सकता है, लेकिन जब इसकी गहराई से जांच की गई तो पता चला कि यह कोई मामूली गोदाम नहीं था, बल्कि यह उस पूरे एयरबेस का एनर्जी सेंटर यानी कि ऊर्जा केंद्र था। अब आप सोच रहे होंगे कि एक बिजली घर को निशाना बना के भारत को क्या मिला होगा? तो दोस्तों, यहीं पर भारतीय वायुसेना की असली चालाकी, बुद्धिमानी और संतजू जैसी रणनीति छिपी है। दरअसल शाहबाज एयरबेस पाकिस्तान का कोई मामूली एयरबेस नहीं है। यह पाकिस्तान की दक्षिणी कमान का सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस है और यहीं पर पाकिस्तान ने अपने सबसे घातक और सबसे आधुनिक F-16 ब्लॉक 52 फाइटर जेट्स को तैनात कर रखा था। यह वो फाइटर जेट्स हैं जिन्हें अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया था और पाकिस्तान इनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने के सपने देखता था। लेकिन इस एयरबेस की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी और वह कमजोरी थी इसका भूगोल। जैकोबाबाद दुनिया की सबसे गर्म जगहों में से एक है। यहाँ गर्मी के मौसम में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। इतनी भयानक गर्मी में इंसान तो क्या, मशीनों का काम करना भी मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि F-16 जैसे चौथी पीढ़ी के फाइटर जेट्स बहुत ही नाजुक और संवेदनशील मशीनों से बने होते हैं। इनके अंदर लगे एवियोनिक्स, रडार सिस्टम, सेंसर्स और ऑन बोर्ड कंप्यूटर्स को सही तरीके से काम करने के लिए एक निश्चित तापमान की जरूरत होती है। अगर तापमान एक सीमा से ज्यादा बढ़ जाए तो ये सिस्टम खराब हो सकते हैं या पूरी तरह से काम करना बंद कर सकते हैं। इसीलिए इन विमानों को जब हैंगर में खड़ा किया जाता है तो वहां 24 घंटे शक्तिशाली एयर कंडीशनिंग और क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम का चलना जरूरी होता है ताकि विमानों के अंदर का तापमान नियंत्रित रहे और उनके इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स सुरक्षित रहें।
भारत ने इसी कमजोरी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। भारतीय वायुसेना के प्लानर्स ने सोचा कि अगर हम रनवे पर बम गिराते हैं तो पाकिस्तान उसे 24 घंटे के अंदर फिर से ठीक कर लेगा। आजकल क्विक सेटिंग कंक्रीट और प्री फैब्रिकेटेड मैट्स की मदद से टूटे हुए रनवे को कुछ ही घंटों में दोबारा ऑन ऑपरेशनल किया जा सकता है। इसलिए रनवे को निशाना बनाने से पाकिस्तान को केवल थोड़ी देर के लिए रोका जा सकता था, लेकिन उसे पूरी तरह से अपाहिज नहीं किया जा सकता था। भारत को पाकिस्तान को केवल रोकना नहीं था, बल्कि उसे पूरी तरह से लकवा मार देना था, उसे पैरालाइज करना था। इसलिए भारत ने ऑन ऑपरेशन सिंदूर के तहत डबल टैप रणनीति अपनाई। इस रणनीति के तहत भारत ने सीधे विमानों या रनवे को निशाना बनाने के बजाय एयरबेस के नर्वस सिस्टम यानी कि उसके पावर ग्रिड पर हमला किया। सैटेलाइट तस्वीरों में जो एनर्जी सेंटर की छत पर छेद दिखाई दे रहा है, वह इस बात का सबूत है कि भारतीय मिसाइल ने कितनी सटीकता के साथ अपने लक्ष्य को भेदा है। जैसे ही यह मिसाइल एनर्जी सेंटर से टकराई, पूरे शाहबाज एयरबेस की बिजली गुल हो गई। आप कल्पना कीजिए कि रेगिस्तान के बीचों बीच 50 डिग्री की तपती गर्मी में अचानक सारे कूलिंग सिस्टम और सारे ह्यूमिडिटी कंट्रोलर्स बंद हो गए। इसका नतीजा ये हुआ कि हैंगर के अंदर का तापमान तेजी से बढ़ने लगा, भट्टी की तरह जलने लगा। वो F-16 फाइटर जेट्स जो ठंडे वातावरण में रहने के लिए बने थे, अब भट्टी जैसी गर्मी में तप रहे थे। गर्मी और रेगिस्तानी धूल ने मिलकर इन विमानों के संवेदनशील सेंसर्स, सील और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों के अंदर विमानों के अंदर की वायरिंग पिघलने लगी, उनके रडार का कैलिब्रेशन बिगड़ गया और उनके मिशन कंप्यूटर्स जवाब दे गए। बिना एक भी बम विमान पर गिराए भारत ने पूरे के पूरे F-16 स्क्वाड्रन को नाकारा बना दिया। इसे कहते हैं इफेक्ट्स बेस्ड वॉरफेयर, यानी कि प्रभाव आधारित युद्ध। इसमें दुश्मन के हथियार को शारीरिक रूप से नष्ट करने के बजाय उसे इस्तेमाल करने लायक ही नहीं छोड़ा जाता। अब पाकिस्तान के सामने एक बहुत ही बड़ी और जटिल समस्या खड़ी हो गई थी। एयरबेस कमांडर के पास सीमित संसाधन थे। वो या तो रनवे की मरम्मत करवा सकता था, या फिर हैंगर को ठीक करवा सकता था, या फिर पावर ग्रिड को दोबारा बनवा सकता था। लेकिन भारत ने ऐसा खेल खेला था कि अगर वह एक चीज ठीक करता तो दूसरी खराब हो जाती। इसे कहते हैं पैरालिसिस थ्रू कॉम्प्लेक्सिटी। इस हमले का असर सिर्फ विमानों तक सीमित नहीं था। एक आधुनिक एयरबेस एक औद्योगिक इकोसिस्टम की तरह काम करता है। वहां हर चीज बिजली पर निर्भर होती है। ईंधन के टैंक भले ही जमीन के नीचे सुरक्षित हों, लेकिन उस ईंधन को विमानों तक पहुंचाने के लिए हाई प्रेशर इलेक्ट्रिक पंपों की जरूरत होती है। जब बिजली ही नहीं रही तो वो पंप भी बंद हो गए। इसका मतलब यह था कि एयरबेस पर लाखों लीटर ईंधन मौजूद होने के बावजूद वह किसी काम का नहीं था। इसके अलावा एयर ट्रैफिक कंट्रोल, रडार प्रोसेसिंग यूनिट्स और सिक्योर कम्युनिकेशन लाइंस सब कुछ उसी सेंट्रल पावर ग्रिड से जुड़े थे। जैसे ही एनर्जी सेंटर पर हमला हुआ, यह सारी व्यवस्थाएं ठप पड़ गईं। बैकअप जनरेटर मौजूद तो थे, लेकिन वह केवल इमरजेंसी लाइटिंग और सीमित संचार के लिए डिजाइन किए गए थे। वो पूरे युद्धकालीन ऑपरेशंस का भार उठाने में सक्षम नहीं थे। मेंटेनेंस पे हाइड्रोलिक लिफ्ट्स, मिसाइल डायग्नोस्टिक सिस्टम्स, सब कुछ अंधेरे में डूब गया। पाकिस्तान का वो एयरबेस जो कुछ घंटे पहले तक उसकी ताकत का प्रतीक था, अब एक महंगे कबाड़खाने में तब्दील हो चुका था। और भाई साहब एक सच्ची बात करूं, भारत वो देश है ना जो भाई साहब एक तीर से अनगिनत शिकार कर बिल्कुल। भारत नहीं अपनी क्षमता दिखाता कि मैं तुम्हारा पूरा भारत को क्या ज्यादा मिसाइल मार के, लेकिन भाई साहब भारत ने पाकिस्तान की जान खत्म कर दी। वो यार सारे सबसे पहले शहबाज एयरबेस पे जनरेटर पे उड़ाया है, जो मतलब समझो जो प्रॉपर एक बिजली प्रोवाइड उस जगह को उड़ाया है ताकि पूरा ग्रिड स्टेशन जो और भाई साहब जो भाई साहब एसी लगे हुए थे, भाई साहब जो F-16 को ठंडा कर रहे थे वो बंद, और गर्मी इतनी कि भाई साहब वो अंदर से, वाकई ये बात सच है कि फिर जब गर्मी इतनी होगी अंदर से इलेक्ट्रॉनिक्स है ना वो तो फिर खराब हो। हमारे जो 20 जहाज थे तो वो नकारा हो गए ना, खराब हो गए ना। उसमें हर चीज वो जो ठंडी होती थी वो गर्म। मैं अभी वही सोचूं कि भाई जब जहाज रनवे से उड़ता है तो तब भी तो बाहर गर्मी होती, गर्म हवा लगती है, तो ये क्या सीन है? वो तब वो स्टार्ट होता है ना जहाज, तो अंदर से उसकी कूलिंग सिस्टम भी स्टार्ट हो जाता है। कोई ये चीज तो नहीं होती ना वजह, तो उसमें ऐसी सब कोई चीज लगी। भारत ने हमारे जहाजों को उड़ने के काबिल नहीं
छोड़ा। हमारी रग को पकड़ा उन्होंने ना। हाँ सही कहा भाई हाँ। साहब, नहीं तो भाई साहब उनको पता था ना कि अगर ये उड़े तो भाई साहब फिर हमें युद्ध करना पड़ेगा, इससे अच्छा इनको पहले ही गिराओ, हाँ खत्म करो, ये उड़ ही ना सके। यार देख, पहले ग्रेड स्टेशन को उड़ाया हाँ भाई, जो पेट्रोल पंप, जो जिधर पंप की पेट्रोल की टैंकियां बनी होती है ना, वो भी बिजली से चलती है ना, उन तक जो ईंधन पहुंचता है वो भी चीज कट गई ना, हाँ। क्योंकि बिजली नहीं रहेगी तो वो पंप कैसे चलेंगे। कोई नहीं चलेगा, पेट्रोल कहाँ से डलेगा, हाँ। जब पेट्रोल नहीं डलेगा तो चार्ज उठेगा कैसे? तभी तो हाँ। भाई साहब भारत की स्ट्रेटेजीज ने भाई साहब हमें हिलने नहीं दिया। ऐसी स्ट्रेटजी हो और जैसे यार इंडिया देखो, की हो। कोई भी नहीं सोच सकता था भारत इतना बड़ा मतलब हमला करके इस तरह का काम करेगा, लेकिन क्या आज भारत ने जो ये रिपोर्ट शो की है, ये साफ साफ दर्शा रही है कि भाई साहब हर मतलब कि वो कहते हैं ना कि हर जगह भाई साहब क्षमता नहीं होती, अक्ल भी होती है, देख ले, जो भारत ने यूज की है। बिल्कुल मई के महीने में उधर जो सेंटी अपना दर्जा हरारत होता है कम से कम 50 सेंटीग्रेड होता है। हाँ, अगर उन्होंने ये हमला कर दिया है तो फिर उसने ना कि ग्रेड से तो तबाह हो गया। तो जहाज क्या करेगा? जहाज क्या करेगा, उसको तो ठंडक चाहिए थी क्योंकि उन्होंने एसी लगाए हुए थे। हाँ तो भाई आपका क्या दाड़ है, इधर ही वीडियो खत्म कर दे तो तो बाय। बाय।